कोरोना संकट के बीच आज सेना कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करेंगी। देश की तीनों सशस्त्र सेनाएं अपने अपने तरीके से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करेंगी। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने के लिए उन पर फूलों की बारिश की जाएगी। फ्लाई पास्ट के दौरान उन अस्पतालों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे जो कोरोना वॉरियर्स के वायरस के जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आर्मी लगभग हर जिले में कोविड अस्पताल के पास माउंटेड बैंड परफॉर्मेंस देंगी। इंडियन नेवी कोविड वॉरियर्स का शुक्रिया अदा करेंगी और इसके साथ ही तीनों सेनाएं पुलिस मेमोरियल पर फूल भी चढ़ाएंगी। सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, बहुत ही अद्भुत तरीके से आज अनोखा अंदाज देखने को मिलेगा। कोरोना वॉरियर्स जो इस मुश्किल वक्त में लगातार डटे हुए अपने काम को लेकर के, आज उनको सम्मान मिलेगा। बिल्कुल दीपिका, आपको बता दें सबसे पहले जो दिल्ली पुलिस का स्मारक है चाणक्यपुरी में दिल्ली में, वहां पे तीनों सेनाओं के जो प्रमुख है उनके तरफ से जो है पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी तमाम पुलिस कर्मियों को जिन्होंने लगातार जो है उन्होंने पहले शहादत दी है और अब जो उन पुलिस वालों को एक समर्पित किया जाएगा जो लगातार कोरोना जो वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं पूरे देश में। इसके अलावा सबसे पहले आपको बता दें श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम तक इंडियन एयरफोर्स का विमान जो है वो फ्लाई पास्ट करेगा। साथ ही साथ आपको बता दें डिब्रूगढ़ से कच्छ तक जो है फिर इंडियन एयरफोर्स का विमान जो है वो फ्लाई पास्ट करेगा। इसके अलावा तमाम जो इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स हैं जो भी ऐसे अस्पताल है जहां पे कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा, वहां पे फूलों की वर्षा की जाएगी। और इसके अलावा कई अस्पताल है जहां पे सेना के बैंड जो है वो धुन भी बजाएंगे, उनको कोरोना वॉरियर्स को याद करेंगे। इसका एक मकसद है, इसका मकसद दीपिका ये है कि ये संदेश देना है कि सेना इस घड़ी में देशवासियों के साथ खड़ी है। आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने लगातार अपने विमानों के जरिए, अपने ट्रांसपोर्ट विमानों के जरिए दवाइयां, इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट किया है एक देश के एक क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्र तक। साथ ही साथ देशवासियों को ये भी इसके जरिए एक आश्वस्त करने का एक जरिया है कि अगर कोई भी दिक्कत इस देश में आई तो वो डट कर उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। यही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने संदेश भी दिया है देशवासियों को कि मुश्किल की घड़ी में सेना हर वक्त देशवासियों के साथ है। और आज सुबह से लेकर शाम तक आपको बता दें सेना के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स और नेवी शाम में आपको बता दें कोचीन, विशाखापट्टनम, मुंबई में उनके जो जहाज है उनके आप करतब देखेंगे और वो भी कोरोना वॉरियर्स को अपने तरफ से उनका सम्मान करेंगे। तो जाहिर तौर पर आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज समझिए कि लॉकडाउन 2 जो है उसका आज आखिरी दिन है। कल से देश के कई इलाकों में सामान्य तरीके से कामकाज शुरू होगा, लेकिन आज के दिन को एक यादगार बनाने की कोशिश है सेना के द्वारा कि किस तरीके से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान वो करने जा रही है, जो आज दिन भर देखने को मिलेगा। बिल्कुल मनीष, और ये होना भी चाहिए क्योंकि ये जो काम हो रहा है वो बहुत ही मुश्किल वक्त में हो रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए सेना पूरी तैयारी कर चुकी है। देश के अलग अलग जगहों से तैयारी की तस्वीरें भी आई हैं। मुंबई केरल की राजधानी आपको तस्वीर दिखा दें, विशाखापट्टनम, कोची और लखनऊ की तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें सेना कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ को सम्मान देगी। सेना कहीं पुष्प वर्षा करेगी तो कहीं पर बैंड धुन से इन कोरोना फाइटर्स को सलामी देगी। भारतीय नौसेना के अधिकारियों और जवानों ने शनिवार को ही मुंबई के तट पर कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए खास अभ्यास भी किया। अभ्यास के दौरान नौसेना ने अपने कई जहाजों का इस्तेमाल किया और वहीं नेवी अपने वॉरशिप पर अभ्यास करती दिखी। विशाखापट्टनम में भी नेवी के जवानों ने बैंड धुन पर भी अभ्यास किया और फिर नेवी शिप को सजा करके कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए तैयार किया। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी पुष्प वर्षा के अभ्यास के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ऊपर उड़ान भरते हुए देखे गए। वहीं कोची में भी नेवी की तैयारी की एक झलक देखने को मिली। और सरकार जल्द ही एमएसएमई यानी कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। काफी अहम ये खबर। पीएम मोदी ने शनिवार को कोरोना की रोकथाम को लेकर के लागू लॉकडाउन से प्रभावित आर्थिक क्षेत्रों को संकट से उबारने के लिए दूसरे प्रोत्साहन पैकेज को लेकर के कई बैठक की है। उन्होंने
MSME को लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें इस सेक्टर की दिक्कतों के साथ ही इसे नकदी और कर्ज उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इसको लेकर के ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने ये लिखा, आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले MSME क्षेत्र को मजबूत करने को लेकर एक बैठक की। इस क्षेत्र को अधिक जीवंत, आकर्षक और नए अवसरों को अपनाने योग्य बनाने के तरीके पर व्यापक चर्चा हुई। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उठाए आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल। जी हां, डेटा चोरी होने की संभावना जताते हुए उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप को लेकर के चिंता का जिक्र किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने ये लिखा, आरोग्य सेतु ऐप एक अत्याधुनिक सर्विलांस सिस्टम है जिसे प्राइवेट ऑपरेटर को आउटसोर्स किया गया है और कोई भी संस्थागत निगरानी नहीं है। इससे डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर के गंभीर चिंताएं खड़ी हो रही हैं। टेक्नोलॉजी हमें सुरक्षित रहने में मदद कर सकती है, लेकिन भय का लाभ उठाकर लोगों को उनकी सहमति के बिना ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल सरकार कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लोगों को डिजिटल तौर पर जोड़ने और कोरोना के बारे में आसानी से रूबरू कराने के मकसद से आरोग्य सेतु ऐप जारी किया गया है। इसे निजी और सरकारी कर्मचारियों को डाउनलोड करना अनिवार्य किया गया। और बिहार के बड़े अस्पताल, आपको बता दें, वहां पर कोरोना को लेकर के अलग आइसोलेशन वार्ड में काम करने में मना करने को लेकर के बड़ी कार्रवाई की गई। यहां के 8 डॉक्टर्स को काम करने से मना करने और अशांति पैदा करने के आरोप में निलंबित भी कर दिया गया है। दरअसल इन डॉक्टर्स की ड्यूटी आइसोलेशन वार्ड में लगी थी, जिसका उन्होंने विरोध जताया था और जिसके बाद से कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच की थी। इसके बाद इन डॉक्टरों के खिलाफ बिहार एपिडेमिक एक्ट 1979 के तहत कार्रवाई की गई। अमिताभ ओझा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमिताभ, क्या है ये पूरा मामला? पटना के पीएमसीएच में जो 8 रेजिडेंट डॉक्टर थे, इनकी ड्यूटी लगाई गई थी आइसोलेशन वार्ड में, और ये सभी डॉक्टर रेडियोलॉजी विभाग से संबंध थे। और जब इनकी ड्यूटी लगाई गई उसके बाद इन लोगों ने अपने जो एचओडी थे उनके साथ इस बात को लेकर आपत्ति जाहिर की। बाद में इन लोगों ने प्रिंसिपल का और सुपरिटेंडेंट का दोनों का घेराव किया था और इन्होंने ड्यूटी करने से इनकार किया था, जिसके बाद से काफी हंगामा वहां पे हुआ था। और इस बात की जानकारी प्रिंसिपल के रिपोर्ट के बाद सुपरिटेंडेंट को दी गई और उसके आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन्हें निलंबित कर दिया गया है। हालांकि डॉक्टरों का भी कहना है कि उन्हें पर्याप्त जो सुरक्षा उपकरण है वो नहीं दिए जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में लगातार ड्यूटी करना उनके लिए संभव नहीं है। उनकी मांग थी कि उनकी ड्यूटी रोस्टर ड्यूटी में लगाई जाए और रोस्टर ड्यूटी के तहत उनसे ड्यूटी ली जाए, लेकिन लगातार वो काम करते आ रहे थे और इस बात को लेकर उनकी आपत्ति थी। और जिसके बाद उन्होंने अपना ऐतराज जताया था, क्योंकि लगातार अब 1.5 महीने से 1.25 महीने से ज्यादा का समय वक्त हो चुका है और लगातार ये डॉक्टर का कहना था कि उन्हें उनकी ड्यूटी आइसोलेशन वार्ड में और फ्लू सेंटर पे लगाई गई, फ्लू कॉर्नर पे लगाई गई थी, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही थी। 4 डॉक्टरों को पहले से क्वारंटाइन किया गया था और उसके बाद भी जो अन्य डॉक्टर थे लगातार उनकी ड्यूटी ली जा रही थी। यही वजह है कि इनकी नाराजगी आज सामने आई हुई है। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर में भी करीब 6 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। वहां भी सेम डॉक्टरों की यही मांग थी कि उन्हें पर्याप्त पीपीई किट नहीं मिल रहे हैं, उपकरण नहीं मिल रहा, और ऐसी स्थिति में लगातार काम करना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। और भागलपुर में भी 3 डॉक्टर जो है क्वारंटाइन किए गए थे वहां एक पॉजिटिव पेशेंट आने के बाद। तो डॉक्टरों के समर्थन में आईएमए भी सामने आया है। आईएमए ने सरकार से मांग की है कि इन डॉक्टरों की मांग उचित है और रोस्टर ड्यूटी के तहत इनकी ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। अगर पति पत्नी है तो सिर्फ एक की ड्यूटी लगी, एक बार में एक ही की ड्यूटी लगनी चाहिए थी। और इस बात को लेकर जो डॉक्टर थे वो लगातार विरोध जता रहे थे। और कल जब डॉक्टर पे कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पे जो बाकी के जो जूनियर डॉक्टर हैं जो वहाँ काम संभाल रहे हैं उनके खिलाफ उनके मन में भी नाराजगी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ आपका इस जानकारी के लिए। तो देश के अलग अलग शहरों में फंसे कामगारों को निकालने के लिए रेलवे ने शनिवार को 10 और विशेष ट्रेनें चलाई हैं। आज से ट्रेनों की संख्या और भी बढ़ सकती है, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने यात्रियों से चार्ज पर वसूलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के मुताबिक सरकार महामारी से संकट में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए पैसे ले रही है। यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के लिए चलाई गई इन ट्रेनों में करीब 10,000 कामगार और छात्र अपने गंतव्य को रवाना हुए, लेकिन उनकी सुरक्षा जांच में ज्यादा समय लगने से ज्यादातर ट्रेनों का संचालन
मुश्किल हो रहा है। जो ट्रेनें शनिवार को रवाना नहीं हो पाई वो अब आज रवाना होंगी। शुक्रवार को जो ट्रेनें चलाई गई थी उनमें से 5 फिलहाल रोजाना चलाई जाएंगी। राज्य की मांग पर धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ेंगी। इन सभी ट्रेनों में स्लीपर कोच की 24 बोगियां लगी हुई हैं। और कोरोना के आतंक से निपटने के लिए राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। आपको बता दें, कोरोना की जंग में नियम नहीं मानने पर जुर्माना लगेगा। मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं बिना मास्क पहने दुकान चला रहे दुकानदारों से 500 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले जाएंगे। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने और गुटखा खाने पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों से 100 रुपए हर्जाने के तौर पर वसूला जाएगा। जब तक कोरोना महामारी का प्रभाव रहेगा तब तक बिना अनुमति के शादी और कोई भी फंक्शन करने वालों से 5,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया। और पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामले को लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। राज्य को नांदेड़ साहिब से आए श्रद्धालुओं ने हिला कर रख दिया है। पिछले 24 घंटे में बठिंडा में 35 नए मामले सामने आए हैं और बताया जा रहा है कि सभी मरीज नांदेड़ से श्रद्धालु हैं। जो लौटे हैं वही हैं। पंजाब में कोरोना के अब तक 910 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 498 मामले सिर्फ उन श्रद्धालुओं के हैं जो नांदेड़ साहिब से दर्शन करके लौटे हैं। इन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार स्पेशल इंतजाम कर रही है। नांदेड़ साहिब से पंजाब वापस लाई थी। पंजाब में कोरोना की रफ्तार काफी कम थी, लेकिन नांदेड़ साहिब से लौटे श्रद्धालुओं ने कोरोना मरीजों की संख्या करीब 1000 के पार पहुंचा दी है। बीएसएफ के 7 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 126 और 178 बटालियन कंपनी के ये सभी जवान दिल्ली से ड्यूटी पर थे और इनकी तैनाती जामा मस्जिद और चांदनी महल इलाके में थी। सभी 7 संक्रमित जवानों को नोएडा के सीएच और रेफरल अस्पताल भेजा गया है। इसके अलावा बीएसएफ अस्पताल आरके पुरम वार्ड में भी 5 और जवान कोरोना संक्रमित पाए गए। दिल्ली समेत देश के दूसरे हिस्सों में तैनात बीएसएफ जवानों ने कोरोना संक्रमित होने के अब तक 17 मामले सामने आ चुके हैं। मुंबई और दिल्ली में कोरोना का प्रभाव सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना के जो मरीज हैं उसकी संख्या 4122 तक पहुंच गई। वहीं अब तक कोरोना के कुल 64 लोगों की उससे मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार काफी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 23 घंटे में कोरोना के 384 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से दिल्ली में हड़कंप मच गया। 4122 कोरोना मामलों में 1256 मरीज स्वस्थ होकर के अपने घर भी जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। और महाराष्ट्र में कोरोना महामारी का प्रकोप सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 12,296 तक पहुंच गई। महाराष्ट्र पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 790 नए मामले सामने आए। वहीं 36 कोरोना मरीजों की जो मौत हुई है और इसी के साथ महाराष्ट्र में 521 लोग कोरोना वायरस की वजह से अब तक मर चुके हैं। लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसी रफ्तार से अब लोग ठीक भी हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 2000 लोग डिस्चार्ज होकर के अपने घर जा चुके हैं। इंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत, ये राहत देने वाली खबर है कि काफी लोग ठीक होकर के अपने घर भी जा रहे हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जो लोग ठीक होकर के घर जा रहे हैं उनकी उम्र क्या है, और साथ ही दूसरा अहम सवाल कि जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए आंकड़े वो लगातार बढ़ ही रहे हैं, उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही। आंकड़ों का बढ़ना बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का विषय है, लेकिन जिस तरह से लोग ठीक हो रहे हैं उनमें हर आयु वर्ग के लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कम उम्र के हैं, बच्चे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए चिंता की जो बात बनी हुई थी कि जो बुजुर्ग और बच्चों में ये ज्यादा फैलता है, उससे सरकार थोड़ी राहत महसूस की है इसके बाद कि जिस तरह से बच्चे और बूढ़े दोनों ठीक हो रहे हैं। लेकिन फिर भी एडवाइजरी में ये जरूर कहा जाता है कि अगर घर से कोई सामान के लिए बाहर निकलता है
तो बुजुर्गों को नहीं निकलना चाहिए, बच्चों को नहीं निकलना चाहिए, बच्चों को खेलने के लिए नहीं निकलना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र के लिए कि लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है कि जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है, और तो 12,000 के भी पार चली गई है। और उससे भी चिंता की बात यह है कि जो भी मामले आ रहे हैं उसमें से ज़्यादातर मामले मुंबई और पुणे से आ रहे हैं, जो कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है उसमें से आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं उससे निपटने के लिए सरकार ने पूरी तरह से इंतजाम किए हैं। अभी 1000 बेड का एक नया हॉस्पिटल ग्राउंड में तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों से बात की जा रही है। इस पर भी विचार किया जा रहा है कि क्या जो बड़े बड़े कॉलेज हैं उनके क्लासरूम को क्वारंटीन सेंटर या आइसोलेशन सेंटर बनाया जा सकता है। तो कहीं न कहीं हर मुद्दे पर सरकार विचार कर रही है, हर फ्रंट पे लड़ने की तैयारी कर रही है। इस बीच एक समस्या और भी है कि माइग्रेंट लेबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो उनको किस तरह से गांव भेजा जाए, और अगर वो गांव चले जाते हैं तो कहीं वहां पे संक्रमण न फैले, इसके लिए बिल्कुल इंद्रजीत, हर मुमकिन कोशिश प्रशासन की तरफ से की तो जा रही है, लेकिन देखना होगा कि इन आंकड़ों में आखिर कमी कब तक आती है। आप बने रहिए इंद्रजीत हमारे साथ, जानकारी हम आगे भी लेंगे।